नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी कहानी कहानी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। अपन अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी के अगले पार्ट को हम पढ़ते हैं। आप सुनिएगा, मैं आपको सुना रहा हूँ। और ये आपको कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सोनसी खिड़की से तालाब नहाने के लिए गई। बड़ी अम्मा तल की नदी में सोने के कणों के लिए रेत छानती हुई खड़ी थी। जब झाड़ने बुहारने जैसा कोई काम नहीं होता तब यह नदी के तल में कटुआ की थाली लेकर खड़ी हो जाती। कटुआ की थाली में रेत भरकर वह नदी के बहते हुए जल में रेत को धोती और छानती थी। झुके झुके जब कमर दुखने लगती तो नदी में बैठ जाती थी। वह सोने के कण बिनती तब नदी के किनारे बंदर इधर उधर चट्टानों में बैठते रहते। कभी एक दो बंदर बुढ़ी अम्मा के पास आकर पानी में रेत खंगालने लगते। बुढ़ी अम्मा पानी उछालकर या नदी के पत्थर उठाकर बंदर को भगा देती थी। बुढ़ी अम्मा को पत्थर उठाते देख बंदर तुरंत भाग जाते थे। बहुत रेत खंगोलने के बाद सोने का एक कण मिल जाता था। कभी कभी कहूँ इतना सोने का टुकड़ा भी मिल जाता था। बुढ़ी अम्मा को सोने का कण मिलता तो आस पास पेड़ पर बैठे तोते टेंटे करने लगते। सोने के कण पाकर बुढ़ी अम्मा घर लौटती तब तोते टेंटे बोलते और साथ साथ ऊपर उड़ते। बुढ़ी अम्मा की घर की छप्पर पर कुछ देर बैठे रहते। बंदर भी खुशी से उछलते कूदते हुए लौटते थे। बुढ़ी अम्मा पानी में अधिक देर खड़ी मत रहो, सोनसी ने जाते जाते कहा। नहाकर घर आना, बुढ़ी अम्मा ने कहा। कैसे थक गई हो? हाँ, सोनसी ने कहा। सोनसी के पास धोने के लिए अधिक कपड़े नहीं थे। पहनी हुई साड़ी थी और रघुवर प्रसाद की चड्डी थी। कपड़े जल्दी धोकर वह नहाई। तभी उसने नदी की तरफ उड़ते तोते की टेंटे सुनी। बुढ़ी अम्मा तब लौट रही थी। सोनसी ने सोचा। नहाकर वह बुढ़ी अम्मा के पास गई। बुढ़ी अम्मा चाय बना रही थी। सोनसी धुले कपड़े चट्टान पर रखकर ही बुढ़ी अम्मा का हाथ बटाने लगी। चाय पीते पीते सोनसी ने देखा कि एक काला बिच्छू डंक उठाए काली हंडियों के पीछे छुप गया। बिच्छू, सोनसी ने कहा। कहाँ? बुढ़ी अम्मा ने पूछा। हंडियों के पीछे चला गया। रहने दो, चला जाएगा, पहले चाय पी लो, बुढ़ी अम्मा ने कहा। चिमटा लेकर सोनसी हंडियों को सरकाकर देखने लगी। बिच्छू कोने से सटा था। चिमटा से वह डर के मारे पकड़ नहीं पा रही थी। तभी बुढ़ी अम्मा ने खराटा झाड़ू से बिच्छू को बाहर बुहार दिया। बिच्छू चला गया। अब चाय पी लो, बुढ़ी अम्मा ने कहा। सोनसी जब तक पत्थर पर पैर उठाए बैठी चाय पी रही थी। बुढ़ी अम्मा सोनसी से वो निहारती रही। चाय पीकर सोनसी बोली, जाती हूँ, अभी रुकना, बुढ़ी अम्मा ने कहा। बुढ़ी अम्मा ने काली चिकट कटुआ की पेटी में से कपड़े से बंधी एक पोटली निकाली। वह सोनसी के सामने नीचे बैठ गई। उसने पोटली खोली। एक जोड़ी सोने के कड़े थे। बुढ़ी अम्मा ने सोनसी को कड़े पहनाए। कड़े पहनकर चोरी चोरी कड़े को देखते हुए सोनसी ने पूछा, अब जाओ। सुनते ही गीले कपड़े उठाते हुए सोनसी ने उछलते कूदते भाग गई। सोनसी के साथ कड़े खड़खड़ बज रहे थे। एक जगह रास्ते में रुककर सोनसी ने अच्छे से कड़ों को निहारा। वह झाड़ियों पर उसने गीले कपड़े फैला दिए। भागती हुई आ गई। रघुवर प्रसाद बहुत देर से उठे बैठे थे और किताबें पढ़ रहे थे। सोनसी ने कड़े छिपा लिए थे। उसने सोचा, सब काम कर ले, रघुवर प्रसाद को बताए। कड़े कपड़े में बांधकर उसने कैलेंडर के खिले में टांग दिया। जल्दी जल्दी उसने खाना बनाया। खा पीकर तैयार रघुवर प्रसाद हाथी आने के पहले महाविद्यालय चले गए। साइकिल चलाते हुए उन्हें अच्छा लग रहा था, थकावट नहीं लग रही थी। उन्होंने सोचा कि पिता की साइकिल वे ले आएंगे। आगे रास्ते में हाथी मिलेगा ऐसी संभावना नहीं थी। पीछे से हाथी उन तक नहीं आ सकता था। वे महाविद्यालय पहले पहुंच गए थे। महाविद्यालय के दरवाजे खोले जा रहे थे। साफ सफाई चल रही थी। प्राथमिक शाला में पढ़ाई हो रही थी। वे अपने कमरे में चले गए और पढ़ाई करने लगे। सोनसी अभी चौके का धरना उठाना कर रही थी। खाना वह बहुत देर से खाती थी। नहा धोकर सुबह थोड़ा बाकी बचा लेती थी। बासी नहीं बचा होता तो भूखी रहती। दोपहर को घर का सब काम करने के बाद खाती। अभी वह काम कर रही थी कि उसे हाथी की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलकर वह आई। रघुवर प्रसाद को लेने आया था। वे चले गए
हाथी के पास जाकर उसने कहा, खाना खाकर नहीं गए? साधु ने पूछा। खाना खाकर गए, डब्बा नहीं पहुंचाना है। कल साइकिल से आए थे, आज साइकिल पहुंचाने गए। चाय पियोगे? उसने साधु से पूछा। नहीं, साधु ने कहा। वह लौटकर आ गई। दरवाजा बंद करते करते उसने देखा साधु शायद जाने को था। काम खत्म करने के बाद वह खाने बैठी। कुछ दिन पहले खाते समय एक भूरे रंग की गाय खिड़की की तरफ आ गई थी। उसने गाय को 2 रोटी दी तो गाय परचा गई। गाय रोज आने लगी, ठीक समय पर खिड़की पर आ जाती थी। गाय के लिए 2 रोटी थी, उसके लिए भात था। रात की बची हुई गुइया की भाजी और थोड़े आलू थे। गुइया की भाजी रघुवर प्रसाद नहीं खाए थे। भाजी गले में किनकिनाती थी। रघुवर प्रसाद के लिए उसने सुबह आलू बना ली थी। खाना खाने के पहले उसे लगा कि हाथी सिंघाड़ा है। दरवाजा खोलकर उसने देखा, अकेला हाथी खड़ा था, साधु नहीं था। आसपास होगा, वह बाहर गई। साधु नहीं दिख रहा था। वह हाथी के पास गई, थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही। उसने सोचा कि वह पेड़ तक जाए जिस पर छुपकर बीड़ी पीने वाला लड़का बैठा होगा। उससे पूछे कि साधु कहाँ गया। साधु को बुला लाने के लिए उससे कहे। रघुवर प्रसाद को बुलाने में बहुत समय लगेगा। लौटकर वह चुपचाप खुले दरवाजे से टिक कर बैठ गई। खाना खाने का अभी मन नहीं हो रहा था। कभी उसको भ्रम होता कि हाथी चल रहा है, सड़क की तरफ जा रहा है। कभी भ्रम होता कि कमरे की तरफ आ रहा है, पर ऐसा नहीं था। खिड़की की तरफ गाय आ गई थी। वह रोटी लेने गई। 2 रोटी देते देते उसे लगा कि एक रोटी हाथी को दे देनी चाहिए। सोनसी के हाथ से एक रोटी खाकर गाय कुछ देर खड़ी रही, फिर चली गई। दूसरी रोटी लेकर वह हाथी के पास गई और कुछ और पास गई। रोटी फेंक कर दोनों ठीक देना ठीक नहीं था। रोटी हथेलियों में रखकर उसने दोनों हाथ फैला दी। हाथी सूंड उठाकर रोटी लेता, पर सोनसी दूर थी। 2 कदम सूंड फैलाए हाथी बढ़ा, तब सोनसी ने आंख मूंद लिए थे। रोटी मुंह में डालकर हाथी पीछे हट गया। सोनसी ने हाथी को पीछे हटते हुए आंख खोलकर देखा। हाथी के सूंड को स्पर्श उसकी हथेलियों को हुआ या नहीं, इसका पता उसे नहीं चला। वह थोड़ी देर वहां खड़ी रही। दोनों पड़ोस के लोग कल से नहीं दिख रहे थे। आज दोनों दरवाजे में ताले थे। सोनसी को साधु आगे एक गली में निकलता हुआ आता दिखाई दिया। वह साधु के आते ही रुक गई। हाथी छोड़ गए थे? सोनसी ने पूछा। हाँ, गली में एक परिचित के पास जाना था। गली में हाथी नहीं जा सकता था, इसलिए छोड़ गए। हाथी कुछ नहीं करता, मैं जाता हूँ। हाथी पर बैठकर उसने प्रणाम कहा। वह चला गया। अब वह फुर्सत से खा सकेगी। शाम का समय था, अंधेरा हो गया था। सड़क की बिजली जल गई थी। घर के सामने के बिजली के खंभे के नीचे बोरा बिछाकर रघुवर प्रसाद बैठे थे। मोहल्ले के 2 लड़के और थे। रघुवर प्रसाद उन्हें गणित पढ़ा रहे थे। सोनसी घर का काम निपटाकर खाना ढाक कर बैठी थी। कैलेंडर के किले में टंगे पोटली को वह जब तब देख लेती थी। 2 बार उसने टटोल कर देखा। उड़काए दरवाजे के पल्ले को खोलकर रघुवर प्रसाद को भी दिखाती थी। कड़ा दिखाने का मौका उसे नहीं मिला था। रघुवर प्रसाद उसी साइकिल से आए थे। साइकिल किसकी थी यह पता नहीं चला। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से कहा, एक और दिन अपने पास रख लो, फिर कार्यालय में जमा करा देंगे। लावारिस साइकिल की खबर महाविद्यालय और प्राथमिक शाला दोनों को थी। साइकिल शिक्षक या विद्यार्थी किसी की नहीं थी। रघुवर प्रसाद जल्दी आ गए थे। साधु हाथी लेकर रघुवर प्रसाद को लेने विद्यालय गया था। रघुवर प्रसाद के न मिलने से साधु निराश हुआ। शाम को वह नहीं आया। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को घर के सामने हाथी छोड़कर चले जाने की बात बताई थी। परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था। शाम होते ही विद्यार्थी रघुवर प्रसाद के पास आने लगे थे। सोनसी समझ रही थी कि रघुवर प्रसाद साइकिल चलाकर और पढ़ाई से थक गए होंगे। उसे तंग नहीं करना चाहिए। उसने दरवाजे से देखा, पहले 3 लड़के थे, अब 5 लड़के हो गए थे, पर उससे रहा नहीं गया। उसने मुंह हाथ धोया, कपड़े पहने, काजल की डिब्बी से काजल लगाया। दरवाज़ा खोलकर देखे तो अब 2 लड़के दिखाई दिए। दोनों लड़के भी थोड़ी देर में चले गए। दरवाज़ा उड़ाकर उसने पेटी से एक पीली साड़ी निकाली। इस साड़ी में चांदी के प्लास्टिक जरी थी। खटिया की आड़ में उसने साड़ी पहनी। तैयार होकर उसने सोचा कि एक गिलास पानी रघुवर प्रसाद के लिए ले जाएं, प्यास लगी होगी तो पी लेंगे। सोनसी बाहर सड़क पर आई तो रघुवर प्रसाद आगे के खंबे की तरफ जा रहे थे। वहाँ भी 4 लड़के बत्ती के नीचे पड़ रहे थे। पेड़ पर छुपकर बीड़ी पीने वाले लड़के ने सोनसी को
को रघुवर प्रसाद के पीछे आते देखा होगा। उसने रघुवर प्रसाद को बताया। रघुवर प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा। रघुवर प्रसाद को खड़ा देखकर सोहनसी सजी धजी पानी का गिलास ले बढ़ी। सड़क पर कोई नहीं दिख रहा था। इधर उधर के 2-3 खंभों के नीचे विद्यार्थी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बीच सड़क पर सोहनसी ने रघुवर प्रसाद को गिलास दिया। रघुवर प्रसाद ने पूरा पानी पिया। तब भी ग्लास की तली में कुछ बूंदे पानी बचा था। उस पानी को सोहनसी ने अपने मुंह में डाल दिया। रघुवर प्रसाद ने बच्चे पानी को सोहनसी इसी तरह पी लिया करती थी। रात के सन्नाटे में सारा बाहर इनके घर की तरह लग रहा था। जब सोहनसी ने पानी पिया तो रघुवर प्रसाद ने कड़े को देखा और सोहनसी को देखा। कड़ा किसने दिया? बुढ़ी अम्मा ने खुश होकर उसने कहा, क्या तुम नहाई हो? नहीं, बस मुंह हाथ धोया। घर कब आओगे? सोहनसी ने धीरे से पूछा। तुम चलो, मैं आता हूँ। देर तो नहीं करोगे? नहीं। भूख नहीं लगी? नहीं। मुझको भूख लगी है, तुम खा लेना। सोहनसी लौट गई। सोहनसी के जाने के बाद रघुवर प्रसाद का मन लौटने का हो रहा था। बिजली के खंभे के नीचे पड़ रहे लड़कों से उन्होंने कहा, अब कल पढ़ेंगे। तेजी से लौटते हुए घर के सामने बिजली के खंभे के नीचे पड़ रहे लड़कों से कहा, आज की छुट्टी। दरवाजा उड़काया हुआ था। कमरे की बत्ती जल रही थी। साइकिल से वे टकराते बच्चे। सोहनसी घर पर नहीं थी। दरवाजा उन्होंने बंद किया और खिड़की से कूद गए। चंद्रमा निकला नहीं था। बीच की पगडंडी से खिड़की से कमरे का उजाला पड़ रहा था। सोहनसी इसी पगडंडी से गई होगी। उस पगडंडी पर वे तेजी से चल पड़े। आगे बुढ़ी अम्मा की डिबरी का उजाला उस गहरे अंधेरे में दूर तक गया था। डिबरी का उजाला फीका होते होते जहाँ खत्म हुआ सा था, वहां तक रघुवर प्रसाद गए। इसके बाद एकदम अंधेरा। सोहनसी कहाँ गई? रघुवर प्रसाद अंधेरे में बढ़ नहीं पा रहे थे। कहाँ गई होगी, उन्होंने सोचा। आगे कुछ दूर हवा चलने से पेड़ों के हरहराने की आवाज़ आ रही थी। इस तरफ से पेड़ शांत थे। इधर हवा नहीं चल रही थी। उधर हरहराने की तेज आवाज़ फिर आई। रघुवर प्रसाद उधर ही बढ़ गए। एक जगह घने पेड़ की जगह थी। पेड़ वहाँ हवा से डोलते थे। रघुवर प्रसाद वहीं खड़े हो गए। रघुवर प्रसाद के खड़े होते ही आवाज़ ऐसे शांत हो गई। पेड़ भी शांत हो गए। तभी एक बड़ा सा चंद्रमा निकला, बहुत बड़ा चंद्रमा। एक बड़ी सोरस काली चिकनी चट्टान पर लेटी सोहनसी चंद्रमा के निकलते ही दिखी। पीली हल्दी की साड़ी की चांदी की प्लास्टिक जरी चंद्रमा के प्रकाश की किनार लगी साड़ी लग रही थी। चांदी की पैर पट्टी चंद्रमा के प्रकाश से बनी पैर पट्टी थी। चांदी के बाले चंद्रमा के प्रकाश से बने कान में थे। दूसरे कान में छोटी सी कनफुल्ली जो अम्मा ने दी थी, वह सुनहरे प्रकाश बिंदु में फुली थी। हाथ में सोने के कड़े भारी सुनहरे प्रकाश से बने लग रहे थे। इसके अलावा भी सोहनसी का शरीर कहीं कहीं इतना रह रहकर प्रकाशित होता था कि अब भी चंद्रमा के प्रकाश के गहने से सजा हुआ लगता था। रघुवर प्रसाद ने देखा कि 4 जुगनू सोहनसी के पोल के अंदर फंसे हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। पोल का पीले चींटे का था। उसमें छोटे छोटे फूल बने थे। रघुवर प्रसाद सोहनसी के कुछ समीप आए तो उसने रघुवर प्रसाद को आंख खोलकर देखा। वह आंख खोलकर गहरी नींद में जागी हुई थी। रघुवर प्रसाद सोहनसी के पास गए। इस तरह आए जैसे स्वप्न में आए हो, फिर स्वप्न से बाहर आ गए हो। स्वप्न के अंदर और बाहर में अंतर नहीं था। सोहनसी ने रघुवर प्रसाद को जान लिया था। रघुवर प्रसाद ने छींट के पोल को खोलकर छींट के फूलों को सब तरफ बिखरा दिया था। 4 जुगनू सोहनसी के अनावर्त स्तन में जगमग ठहरे हुए थे। रघुवर प्रसाद उनको बिनकर उड़ा रहे थे। रघुवर जुगनू इधर उधर जुगनू से भरे पेड़ों में जगमग में चले गए थे। रघुवर प्रसाद ने सोहनसी के कड़े को देखा। उन्होंने दाहिना हाथ में सोहनसी के बाएं हाथ को पकड़ा। सोहनसी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिससे कड़ा काली चिकनी मिट्टी में खड़खड़ घिसता गया। सुबह की किरण ने जैसे ही सोहनसी को छुआ, सोहनसी गहरी नींद के बाद जाग गई। सुबह की किरण ने झकझोर सोहनसी को छुआ था। उठकर उसने देखा तो जगह काली चिकनी चट्टान पर चांदी और सोने की आड़ी टेढ़ी लकीरें खींची हुई थी। सोहनसी ने रघुवर प्रसाद को जगाया। रघुवर प्रसाद जागे तो सोहनसी ने कहा, देखो। रघुवर प्रसाद ने पूरी काली चट्टान को
रूप हली और सुनहरी लकीरें देखी। पैरों की पैर पट्टी के कुछ निशान अर्धचंद्राकार थे। एक अर्धचंद्राकार के बाद दूसरे अर्धचंद्राकार के ऊपर पैर पट्टी की तिरछी छोटी छोटी लकीरें थी। हाथ के कड़े के निशान भी दोनों तरफ अर्धचंद्राकार और इधर उधर गड़बड़ बने थे। काली सोरस चट्टान कसौटी की चट्टान थी। बैठे बैठे झुके हुए रघुवीर प्रसाद चिन्हों को पहचान रहे थे। ये पैर पट्टी के चिन्ह। सोनसी भी घुटने के बल बैठ गई। पैर पट्टी के निशान को उंगली से रगड़कर देखने लगी। निशान मिटे नहीं। कान की फुल्ली के निशान नहीं बने होंगे। रघुवीर प्रसाद ने सोनसी की तरफ अलसाई मुस्कुराहट से देखा। कैसे नहीं बने होंगे? कान को छूते हुए सोनसी ने कहा। चट्टान के ऊपर की तरफ के चिन्हों में दोनों कान की फुल्ली के चिन्ह को ढूंढने लगी। ये कान की फुल्ली के चिन्ह? सोनसी ने उंगली रखकर कहा। बहुत छोटे चिन्ह है। रघुवीर प्रसाद ने सोनसी के कान की तरफ देखा। तुम्हारे कान लाल हैं। क्या पता, उसने कहा। एक जगह अलग थलग चांदी की लकीरें थी। ये काहे के चिन्ह है? सोनसी ने कहा। ये भी पैर पट्टी के चिन्ह है। अच्छा, धीरे से उसने कहा, जैसे उसे याद नहीं। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक पत्थर पर 2 कप चाय रखी थी। चाय गर्म थी। अभी अभी बुढ़ी अम्मा ने रखी होगी। चाय से भाप निकल रही थी। सोनसी पोलका पहने लगी। चाय पीकर कप हाथ में लिए दोनों भागे। बुढ़ी अम्मा के घर के सामने एक पत्थर पर कप रखकर वे फिर भागे। बुढ़ी अम्मा उन्हें नहीं दिखी। बुढ़ी अम्मा घने पेड़ों के नीचे चट्टानों की आड़ में किसी जगह बैठे बैठे गुहार रही होगी। थोड़ी देर में के बाद बुढ़ी अम्मा आई। सूर्य के तेज में चट्टान पर लकीरें कौंधी सी चमक रही थी। बुढ़ी अम्मा चट्टान के कोने पर बैठ गई। वह सुस्ता रही थी। वह गुहारने के काम से थकी हुई थी। वह खुश थी। चेहरे गहरे लकीरों से भरे चेहरे में उसकी प्रसन्नता दिख रही थी। वह बच्चों के जीवन के चिन्हों को छू रही थी। तभी उड़ते हुए पक्षी ने बीट किया जो चट्टान के ऊपर पड़ा। बुढ़ी अम्मा ने गुस्से से उड़ाते हुए पक्षी को देखा। जितने पक्षी बुढ़ी अम्मा को दिखे थे सबको मालूम हो गया था कि गलती हुई है और बुढ़ी अम्मा गुस्सा है। चट्टान के पास ही एक पत्थर गड्ढे में साफ भरा पानी था। बुढ़ी अम्मा ने वहीं से उलीस कर चट्टान पर पानी डाला और पक्षी की मीट को साफ किया। पक्षियों ने फिर उसी पर चट्टान पर बीट नहीं किया। सोनसी को कमरे की तरफ लौटते हुए अचानक कुछ याद आया, जैसे रुक कर कहा कि बाद में भूल न जाए। जब जब मैं आँख खोलती थी तो आकाश में कभी बिजली की चांदी की लकीरें दिखाई देती थी तो कभी सोने की। मैंने बिजली के पकड़ने की आवाज़ भर सुनी थी। रघुवीर प्रसाद ने कहा। मैंने आवाज़ नहीं सुनी। आँख खोलने से कौंध भर दिखाई देती थी। मुझे बिजली नहीं दिखाई दी थी पर बिजली कड़क रही थी। दूसरे दिन रघुवीर प्रसाद साइकिल से जाने के लिए खा पीकर पहले से तैयार थे, परंतु साधु रघुवीर प्रसाद को लेने के लिए रघुवीर प्रसाद चले न जाए पहले आ गया। जब वे साइकिल बाहर निकाल रहे थे तब हाथी खड़ा था। साधु पेड़ के नीचे बैठा था। शायद देर से बैठा था। आवाज़ सुनकर वह खड़ा हो गया। अंगोछे को छटकाकर फिर से कंधे पर रखा कि जाने के लिए तैयार है। रघुवीर प्रसाद साधु के पास गए। सोनसी भी छोड़ने आ गई थी। रघुवीर प्रसाद ने हिचकिचाते हुए साधु से कहा, मुझे साइकिल छोड़ने जाना है, इसलिए साइकिल से निकल जाता हूँ। साइकिल हाथी पर रखकर छोड़ देते हैं, साधु ने कहा। हाथी पर साइकिल रखकर बैठते बनेगा या नहीं? रघुवीर प्रसाद ने सोचा। मैं साइकिल चलाकर साइकिल छोड़ दूंगा, इसमें आसानी होगी। चलिए साथ चलेंगे, मुझे उधर ही जाना है। साइकिल ऊपर लादने से हाथी को चोट लग सकती है। हाथी को चोट नहीं लगेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। साइकिल छोड़ने का इंतजाम बाद में कर लेंगे। मैं साइकिल कमरे में रख कर आता हूँ। कुछ सोचकर रघुवीर प्रसाद ने कहा। कमरे में साइकिल रखने गए तो पीछे से सोनसी भी गई। हाथी से चला जाता हूँ। साइकिल किसकी है ये भी पता नहीं चला। पहले हाथी हुआ, अब साइकिल भी हो गई। रघुवीर प्रसाद सोनसी से कह रहे थे। वे बाहर निकले तो सोनसी ने कहा, जूता उतार लो। रघुवीर प्रसाद जूता हाथ में लेकर हाथी पर सवार हो गए। खाना खा लिया? साधु ने रघुवीर प्रसाद से पूछा। हाँ, अभी समय है इसलिए पूछा। आप निकल न जाए इसलिए बहुत जल्दी आ गया था। मैं परसों के बाद चला जाऊंगा। रास्ते में साधु ने कहा। परसों जाओगे? परसों के बाद कभी भी? रघुवीर प्रसाद ने यह पूछते कि हाथी से जाओगे? नहीं पूछा। मेरे पास एक तोता है, जा रहा हूँ इसलिए उसे पड़ोस में दे दिया है।
वे लोग तोते की अच्छी देखभाल करेंगे, लौटूंगा तो पिंजड़ा ले लूँगा। हाँ, तोते की देखभाल में अधिक खर्च नहीं है, उसे तो एक कोर दाल भात सुबह और शाम चाहिए, कभी हरी मिर्च कभी चना। तोता जगह भी नहीं घेरता, थोड़ी सी जगह चाहिए। तोता तो खतरा भी नहीं, सभी तोते काटते नहीं। पिंजड़ा खोल दो तो बाहर घूमता फिरता है और थक कर पिंजड़े में लौट आता है। पिंजड़े में बिल्ली से सुरक्षित रहता है। कई दिनों के लिए दूसरे गांव जाना पड़े तो लोग अपना पालतू कुत्ता किसी को देख रेख के लिए दे देते हैं। पालतू कुत्ता बहुत जल्दी ही हिल मिल जाता है, जिसके घर में रहेगा घर की देख रेख करेगा। चोर आएगा तो भौंकेगा, कुत्ता रहने से सहारा हो जाता है। बासी भात से उसका पेट भर जाता है, घर के कोने में पड़ा रहता है। घर में जगह नहीं होती तो बाहर पड़ा रहता है, रघुवर प्रसाद ने उदासी से कहा। इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी में आपको आगे के पार्टों में सुनाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।